इस वक्त पूरा सहन लालटेनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़या बैक मेंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बैग सफेद डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी थी। उन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था, मम्मी मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों के बाद खानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई। इसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बैग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी ली लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बेग की टांगें लर्ज रही थी और वो तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई मैडम? वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती हैं? इसने ख़ानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं। लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बैग ने आंखें बंद की और चीखी, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान ना हो। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बैग ने ऊपर देखा। जब उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो उसकी आंखें अचानक से हैरत से चमक गई। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बैग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। इसकी नाजुक कमर, सिलेंडर आबरू, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनी टेल में समेटे हुए थे और माथे पर आता बीबी कट, शफाफ और दोधिया रंगत, कद शक्ल से 5 फुट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती होगी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ आओ बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब इनकी शादी हो रही है ना? मैं अपने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। 2 छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का हेम दबोचा। मिसेस बेग की आंखों में हसद उभरा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि उसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। आओ। बेला चौंक कर मुँह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, अब जानती हैं कि दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा। पागल लड़की। मिसेस बैग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करो कि मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तो तुम्हारी सुतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम मैं? इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को कहाँ समझती। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया? इसने सराफ सबात में हिलाया और मिसेस बैग के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बैग और रियान अलवी जीवन साथी बन गए और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रियान अलवी के सुपुर्द कर दिया गया और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। इसके साथ रियान का करीबी दोस्त था जो उसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई अभी ये जोन जोन करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना? इसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सियाह आंखों से साथ बैठे रियान के दोस्त शेर खान को देखा, जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में जोर से हंसता था क्योंकि जो रिहान उसे शेर खान की बजाय गिदड़ खान कहता था, उसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था। अभी वो यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई अगर ये वाला बटन मैं दबाऊं तो क्या होगा? उसने दिलचस्पी से पूछा। अब दबाकर देख लो क्या होता है। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो इसके और शेर खान के दरमियान एक दीवार हायल हो गई। अब वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से इस पर्दे को देखा और फिर वो बटन दबाया और दीवार ख़त्म हो गई। इसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया और फिर शेर खान को देखकर बोली, चाह?
शेर खान तो बस रियान के एक्सप्रेशन इमेजिन कर रहा था। हाँ हाँ, कितना मज़ा आएगा। उसे रह रह कर हंसी आ रही थी और ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बातें। इसने 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर रियाजी में सी ग्रेड आने तक सब सुना था। न्यूयॉर्क में लैंड करते ही वो बेला को शॉपिंग मॉल लेकर गया, जहाँ से वो सफ़ेद अरूसी फ्रॉक पहनकर हल्का मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ वो बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर उसे रियान वेला ले गया, जहाँ भगवान ने इसका इस्तकबाल किया था। वो इस छोटी सी परी के सदके वारी गई थी, वो थी इतनी प्यारी। फिर उसे इसके कमरे भेज दिया। दूसरी जानिब रियान अलवी अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत में टांग पर टांग रखे सोफे पर फैला बैठा था। वही सर्द आंखें, स्याह बाल तराशे हुए बारीक लब और इसके दिलकश आबरू इसके चेहरे पर चार चांद लगाते हुए। वो ज़हीन और खूब रोतवाना मर्द था। सर मिसबैग और इसका लवर भाग गए हैं, सेक्रेटरी उसे तफसील से बता रहा था। इसने आबरू उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर। और जिससे मेरा निकाह हुआ था वो कौन है? सर्द लहजा। सर वो बेग साहिब की सबसे छोटी बेटी बेला है, उनकी दूसरी शादी से जो छुप कर की थी। और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बेग साहिब बेला को अपने घर ले आए थे। इतनी ही देर में शेर खां और सूरी सूरी गीदड़ खां स्टडी में तशरीफ़ लाता है। गीदड़ खां ने हंसते हुए रियान को कहा, लेकिन रियान का चेहरा बेतासर रहा। सर मैं जाऊं? सेक्रेटरी ने सर झुकाकर कहा। गेट आउट। और फिर वो उठा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो मौजूद थी। गीदड़ खान ने आंख मारते हुए रियान को इशारा किया। रियान ने शादी अपने दादा की फरमाइश पर की थी। ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रियान ने पूरी की थी। इसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी थी, दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और मुंह पर सफ़ेद जाली नमा घूंघट के लिए। रियान कदम बढ़ाता उसके करीब गया और झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया और इसकी स्याह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ था और इसके लबों से दो लफ्ज़ निकलते, फ़कत दो लफ्ज़, छोटी दुनिया। वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोले उसे ही देख रही थी। सुरख लिपस्टिक होंठों पर कम और दांतों पर ज्यादा लगी थी। अस्सलामुअलैकुम जीजा जी। रियान ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने? इसने पलकें झपकाई और मुस्कुराकर बोला, जीजा जी। वो एम सॉरी, मैंने आपका गिलास तोड़ दी। रेयान को हैरत का एक ऐसा झटका लगा था कि वो बोल ही नहीं पाया। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी शादी एक लड़की से होगी। वो फ़ौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो फ़ौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला के नरम हाथों ने थाम लिया। वो इतनी छोटी थी कि मुश्किल से इसका सर रियान के कंधे तक आता होगा। जीजा जी आप मुझसे नाराज़ हैं? रियान ने एक लंबी सांस खारिज की खुद को कंट्रोल रखने के लिए और फिर ज़ोर से इसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में इससे पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? इसने अपनी पलकें फिर से झपकाई और नासमझी से उसे देखा। मैं समझी नहीं। रियान ने अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल पूछा। कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराई, फिर उंगलियों पर कुछ कीना और चहक कर बोली, अगले महीने की 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रेयान ने शुक्र का सांस लिया। वो सोच रहा था कि इतनी भी छोटी नहीं थी। अभी वो यही सोच रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गोंद को पकड़ा और घूमी। इसके घूमने से सारा गोंद किसी परी की तरह हवा में लहराने लगा। देखिए मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर रुक कर उसे देखा। मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रियान तो हक्का बक्का सा इसकी सफ़ेद टांगों को देख रहा था। फिर अपने जहन में आए ख्याल पर लानत भेजकर उसे देखा। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ समझी, लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक मुझे आपके घर रहना है, तो इस लिहाज से आप मेरे जीजा जी हुए। अच्छा वाकई? रियान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। छोटी दुनिया को कुछ याद आया और पलटकर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रियान को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसे या रोए। अच्छा मेरी बात सुने, दोनों हाथों से मिकदार बताना चाहिए। मुझे इतनी नहीं इतनी सारी भूख लगी है। फिर आदतन अपना चश्मा पीछे किया। अच्छा मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा, ये रियान ने दिल में कहा था। जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दे। और बेला अपनी सफ़ेद गोंद संभालती बाहर भागी। बुआ उसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसेस रियान मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए जब रियान ने आकर उसे बाजू से पकड़ा। आप बैडमैन हैं, मुझे छोड़े, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पल रियान इससे कंधे से खींचता कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाने के लिए कहा। बेला बेजार सी जाकर बेड पर बैठ गई और रियान ठीक उसके सामने सोफे पर बैठा उसे बगौर देखने लगा।
उसे देखता पाकर बहुत कंफ्यूज सी होकर पूछा, जीजा जी क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रेहान जवाब देना चाहता था मगर वो इस छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था, फिर खामोश रहकर कुछ ना बोला। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से, फिर उसे कहे बिना ना रह सकी। आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और आपकी ये आबरू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, असली है ना? रेहान ने आज पहली बार इस तरह की तारीफ सुनी थी और इसके कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैकरोनी, जूस, चावल ट्रे रखकर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देखकर उसे पूछे बिना रह न सकी, ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रेहान ये सोच रहा था कि ये सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही है, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यमी है, वाह। वो एक एक डिश ट्राई करती और इसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप भी खाना खाएं ना, नहीं तो मर्जी आपकी, अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल। और ये कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। उसको ऐसा लग रहा था वो ख्वाब देख रही है, जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप? और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे ये जिप नहीं खुल रही थी, बेला ने आंखें मसलते हुए कहा। चले मैं आपकी मदद करती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ इस सवाल से ज़रा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं, घर की नहीं, मुझे स्मोकी की याद आ रही है। वो मुझे कितना मिस कर रही होगी। स्मोकी? बुआ ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। स्मोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में ले आऊं कि आप नीचे आके करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर बात बदली। मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर रेहान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था एक रोशन दिन के साथ। इसने सफेद शर्ट की आस्तीनें बाजू तक चढ़ा रखी थी जिससे इसके मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए इसको पढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ फलांगती इसकी तरफ आई, गुड मॉर्निंग जीजा जी, बड़ी सी मुस्कुराहट से उसे मुखातिब किया। लेकिन रेहान ने उसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ किसको परवाह थी? इसने इसके पास आकर सर झुकाकर इसके अखबार में झांका। इसी वक्त रेहान ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रेहान के होंठ इसके कान की लो से मिस हुए थे। वो बेख्तियार पीछे हुआ था, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इस अखबार को देख रही थी। उसे कहाँ समझती। फिर बहुत आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होंठों को गोल कर कर बोली, ओहो जीजा जी आप अखबार पढ़ रहे हैं, इट्स सो बोरिंग। रेहान के जवाब ना देने पर नाश्ता करने लगी। रेहान नाश्ता करते एक नज़र इस पर ज़रूर डाल देता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। बेला मुंह में ब्रेड डाले इसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करके बोली, क्यों? ब्रेड के टुकड़े इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। या हाउ डिस्कस्टिंग। रेहान के मुंह से इसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम में? रेहान ने सर्द लहजे में उसे डांटा। इसके यूँ डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी आ गया। मुझे घर जाना है। रेहान ने हैरत से उसे देखा। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया कि वो रो पड़ी? इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेहान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करा रहा था। आपने मुझे डांटा है। आप भी मैडम जैसे हैं, वो मुझे ऐसे ही डांटती है और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा, पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से इसकी तरफ अपने लिटिल फिंगर की जिसको रेहान ने अपनी फिंगर से पकड़ा था। फिर वो मुस्कुरा दी और रेहान को तो सदमा लगा था इसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रेहान जब दफ्तर पहुंचा तो रह रहकर उसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता ना कि इस छोटी दुनिया से। उसने अफसोस से आह भरकर सोचा। घर में वो बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी बारबी कार्टून देख रही थी। जब लिविंग लॉन्च में गीदड़ खान दाखिल हुआ, वो 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ाकर उसे इग्नोर करके टीवी देखती रही। तो भाभी रात अच्छे से सोई या? गीदड़ खान ने मायने खेज लहजे में उसे बगौर देखते पूछा। आवाज़ में शरारत वाज़े थी।
बेला ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर आलती पालती करके बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला, आप एक रात में इतनी बदल जाओगी। अब की बार बेला ने उसे देखा क्योंकि गीदड़ खान ने उसे बेला कहकर बुलाया था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गीदड़ खान जो उसे मासूम समझ रहा था, उसके इस रद्दे अमल पर आंखें फाड़े इसको देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज किया और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी। गीदड़ खान की इस घर में पहले रियान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक भी आ गई थी। सदमा सा सदमा था बेचारा गीदड़ खान। वैसे भाभी घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई, फिर प्यार से बोली, वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं बहुत आराम से सोई और मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंसती, हा हा हा। गीदड़ खान भी हंस दिया। अच्छा आप मेरे दोस्त हो ना? अब बेला ने तस्दीक करनी चाहिए। कोई शक? अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? गीदड़ खान हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया था। फिर हंसी दबाकर इससे पूछा, आपका मतलब रेयान? जी वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गीदड़ खान ने रेयान का नंबर मिलाकर फ़ोन उसे पकड़ाया। एक लंबी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेयान, यस। बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। रेयान, इट्स अप टू यू। और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ ही नहीं आया कि इसने हाँ की है या ना। क्या कहा रेहान ने? गीदड़ खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, चलें फिर। कुछ ही देर में कार रेयान इंटरप्राइज के बाहर थी। बेला कार से उतरी ही थी जब रेयान का सेक्रेटरी इसके पास आया। मैडम सर मीटिंग में हैं, आप तब तक कार में वेट करें। और रेयान की कार का दरवाज़ा खोला और बेला इस कार में बैठ गई। सर आपको बुला रहे हैं। ये हुक्म शेर खां उर्फ गीदड़ खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लें। और अगले ही पल इसकी कार जंतर मंतर शुरू हो गई। रेयान ने इसका नाम ऐसे ही थोड़ी रखा था। 10 मिनट बाद वो अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत लिए इसके साथ वाली सीट पर आ बैठा। क्या बात करनी थी तुमने? वो आप मुझे घर कब जाने देंगे? आज मैंने बुआ से पूछा लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रेयान ने इसके उदास चेहरे की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मगर वो जल्दी से बोली। भला रेयान को कोई इनकार कर सकता था? फिर इसने गहरी नज़रों से छोटी दुनिया को देखा और बोली, कोई अगर मगर नहीं, तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे दादा इजाज़त ना दें। छोटी दुनिया का चेहरा एकदम दमक उठा। जैसे इसके छोटे दिमाग ने कोई प्लान बनाया। रात रेयान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस। छोटी दुनिया अपने नाइट ड्रेस जोगे खुला पैजामा और ऊपर पर्पल शर्ट जिस पर पीले रंग के फूल बने थे और सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे थे अंदर आई। सुबह जब इसने सारा घर देखा तो यहाँ स्टडी में रेयान का एक लैपटॉप भी देखा था और अब इसका ड्राइंग करने का दिल कर रहा था तो रेयान से इसका लैपटॉप मांगनी आई थी। रेयान ने आबरू उठाकर उसे सरता पीट देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल इसके सामने आ खड़ी हुई। रेयान कुर्सी पर बैठा था। वो, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है प्लीज़। मैं ड्राइंग करके वापस दे दूंगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी स्याह आंखों में आंस लिए उसे मासूमियत से देखा जैसे कोई छोटा बच्चा बात मनाने की मिन्नत कर रहा हो। रेयान ने फिर अपनी गहरी आंखों से उसे देखा, फिर नज़र का जाविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन पर किया और फिर ज़रा और नीचे और फिर फ़ौरन से इसकी आंखों में देखा। छोटी दुनिया बहुत ही जब्त से रेयान के लबों से निकला था। जी जीजा जी, क्या हुआ? इसने हैरत से रेयान को देखा। जो तुम्हारी शर्ट के बटन। रेयान ने इसकी शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान में बंद था और इस तरह ही बाकी भी। छोटी दुनिया जरा शर्मिंदा सी हुई। ओह। गुलाबी होंठों को गोल किया और पलटी और बटन सही से बंद करने लगी। इसकी बैक रेयान की तरफ थी और रेयान ने उसे अफसोस से देखा। इसके सामने ग्लास जो कैबिन पर लगा था, इससे रेयान वो मंजर बहुत ही आराम से देख सकता था। उफ, या अल्लाह मुझे सब्र दे। रेयान के लबों से आह निकली थी।
और उसी दौरान ग्लास से छोटी दुनिया और रेयान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल और उसी दौरान फ्रेंच ग्लास से छोटी दुनिया और रेयान की नज़र टकराई थी और अगले ही पल ओह वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेयान को घूरने लगी। यू पीक एट मी। रेयान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा सा हुआ, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। यू विश, और बेजार सा सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने उसे देखे गई जबकि रेहान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर उसके यूं ही खड़े रहने पर बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लो, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। इसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे इसके यूं स्क्रीन के सामने आने पर बगौर उसे देखने लगे और वो दबक कर पीछे हो गई। कुछ ही मिनटों में रेयान आया और उसे आईपैड थमाकर खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर हेडसेट लगा लिए और सामने स्क्रीन पर मौजूद इन गोरों में एक विलियम भी था जो इसका बिजनेस पार्टनर भी था। मुस्कुराकर इससे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रेयान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखा। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने नहीं, यहाँ मौजूद सब ने उसको देखा है। वैसे बॉस आपका टेस्ट अच्छा है, यंग एंड पिटाइट। रेयान ने संजीदगी से उसे देखा और बोला, व्हाट इफ आई विदड्रॉ शेयर्स। इसका जुमला विलियम ने काटा था। बॉस लेट्स स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके इसका स्केच बना रही थी। जब इसकी नज़र सामने बैठे रेयान पर पड़ी, फिर इसने रेयान का स्केच बनाना शुरू किया। ये रही 2 आंखें और ये लंबा नाक और ये होंठ और आबरू। और आधे घंटे के बाद इसने वो स्केच तैयार कर लिया और फिर अपने बनाए हुए शाहकार पर एक कहका लगाया। हा 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 हा, वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तोबा तोबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। उफ, अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। इसी दौरान रेयान ने हेडफोन उतारा था और इसके हंसने की आवाज़ इसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। छोटी दुनिया। इसने दांत पीसकर उसे हंसते देखा। हंसते हुए इसकी थोड़ी पर घड़ा पड़ा था और रेयान मबहूत सा इस घड़े में डूबने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? वो हा हा हा, ये देखें, और आईपैड इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये रेयान ने अपनी ज़िंदगी में इससे घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, आप मुझसे खफा मत होना। किससे किससे पूछकर तुमने ये बनाया? सर्द लहजे में वो गरजा था। बेला ने 2 कदम पीछे उठाए, वो डर गई थी। गाल सुर्ख हुए थे, गर्दन में गिल्टी नमूदार हुई थी। आप प्लीज़ पापा को मेरी शिकायत नहीं करेंगे, आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊंगी प्लीज़। रेयान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो अभी उसे थप्पड़ मार देगा। इसने जोर से आंखें मीच ली। फिर कुछ ही पल में रेहान की भारी आवाज़ इसके कान के बिल्कुल करीब से आई, कॉल मी रेयान। फिर उसके संदर मुख पर फूंक मारी। धक धक, छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया था। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखड़ा सुर्ख टमाटर हुआ, किसी मेहताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत। वल्लाह, रेयान ने मंजर को फुर्सत से देखा। फिर 2 नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टडी से रफू चक्कर हुई। रेयान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। हाउ रेडिकुलस। बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।